Good morning, all of you. Myself, Satyavir Khedar, Chemistry Faculty, GPS, गुढ़ा गुरजी, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। इसकी ओल्ड डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र CH2O का होल Y होता है। लेकिन जो ओल्ड डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की वो लंबे समय तक नहीं चली, और उसका रीजन मैंने बताया था आपको कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CH2O का होल Y होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एसिटिक अम्ल, इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड, इसके अलावा लैक्टिक अम्ल। ऐसे यौगिक हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के इस जनरल फॉर्मूले की वो पालना करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। फिर मैंने आपको एक अपवाद और बताया था कि कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं, लेकिन इस जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं होते हैं, जैसे रेमेनोज शर्करा है, जैसे 2-डिऑक्सी शर्करा है। हालांकि दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। तो इस कारण से कार्बोहाइड्रेट की जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो फेल हो गई। नाउ आज हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। क्या है कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन? इस डेफिनेशन में 3 टर्म है, वो आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्टली हम इसे ध्यान से देखते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या कह रही है। तो वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, पहली टर्म तो प्रकाशिक सक्रिय, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, जो या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी, दूसरी टर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक तीसरी टर्म है। आपको ये 3 टर्म अच्छे से समझनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। कार्बोनिल यौगिक आपको पता है कौन कौन से होते हैं, और चर्चा हम करेंगे अभी नेक्स्ट। तो वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक हो अथवा जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हों, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन है। सबसे पहले हम जिस टर्म की चर्चा कर रहे हैं वो है प्रकाशिक सक्रिय। तो प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड क्या होते हैं? देखो, प्रकाशिक सक्रिय या ऑप्टिकली एक्टिव, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं, वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो आपको पता है, जैसे ये कोई एक लाइट सोर्स है, ये एक प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से आपको जो प्रकाश मिलता है वो आपका होता है एकवर्णी प्रकाश। एकवर्णी प्रकाश जो संचरण के सभी संभावित तलों में कंपन करता है। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। 7 रंगों से बना हुआ यह प्रकाश होता है, इसे हम बोलते हैं एकवर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो संचरण के सभी संभावित तलों में क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है, कंपन कर रहा है। जब आप इस एकवर्णी प्रकाश को गुजारते हो किसी पोलराइज फिल्टर से, जैसे हम एक पोलराइज फिल्टर ले लेते हैं, ये मैंने एक प्रिज्म लिया है जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। तो जब भी हम एकवर्णी प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें जो प्रकाश मिलता है वो प्रकाश हमें समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है। और इस प्रकाश की खास बात क्या है कि ये प्रकाश जो है वो
संचरण के केवल एक ही तल में कंपन करता है। ये जो प्रकाश है इसे हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं PPL, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश या मैं कहूं PPL के तल को घूर्णित कर देते हैं, वो यौगिक आपके प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने इस समतल ध्रुवित प्रकाश को एक ऑब्जर्वेशन ट्यूब ली, प्रेक्षण नलिका ली, और इस प्रेक्षण नलिका में मैंने कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन भर लिया, और इस समतल ध्रुवित प्रकाश को मैंने इस प्रेक्षण नलिका जिसमें मैंने भरा है कार्बोहाइड्रेट, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को मैंने प्रेक्षण नलिका से गुजारा जिसमें कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करते हैं, इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज या मैं कहूं दक्षिणावर्त घूर्णित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने समतल ध्रुवित प्रकाश को इससे गुजारा और गुजारने के पश्चात आपको समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसे प्राप्त हुआ। मतलब ये जो है समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसको आपने प्रेक्षण नलिका से गुजारा और गुजारने के पश्चात ये अपने तल से घूर्णित मिल गया। किधर घूर्णित हुआ है, ये क्लॉकवाइज घूर्णित हुआ है। ऐसे में ये जो प्रकाश प्राप्त होता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को आपने प्रेक्षण नलिका से निकाला और ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो दक्षिणावर्त घूर्णित हो गया, क्लॉकवाइज घूर्णित हो गया है। तो ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घूर्णित कर देते हैं, ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं डी का मतलब है स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डी, क्योंकि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिकों को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो यहां से ये स्मॉल डी लिया है, या फिर स्मॉल डी से, या फिर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। तो कई कार्बोहाइड्रेट हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घूर्णित कर देते हैं या मैं कहूं क्लॉकवाइज घूर्णित कर देते हैं। उन कार्बोहाइड्रेट के पहले आपको स्मॉल डी या फिर उसकी जगह प्लस साइन मिलेगा। तो आप समझ जाना कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घूर्णित करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें ग्लूकोज की, तो जब भी आप ग्लूकोज को देखोगे तो ग्लूकोज के पहले या तो आपको प्लस लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको स्मॉल डी मिलेगा। तो स्मॉल डी और प्लस बात एक ही है। ये बताता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घूर्णित करता है, क्लॉकवाइज। तो डेक्स्ट्रो कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त घूर्णित कर देते हैं। ऐसा भी होगा कि आप जब समतल ध्रुवित प्रकाश के इससे निकालोगे प्रेक्षण नलिका से, तो प्रेक्षक नलिका से निकलने के पश्चात ये प्रकाश आपको घड़ी की विपरीत दिशा में भी घूर्णित मिल सकता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णित हुआ, इसका मतलब इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे इसको हम, एंटी क्लॉकवाइज, या हम इसे बोलेंगे वामावर्त ध्रुवण घूर्णन, और वामावर्त को हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी। इसलिए जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी के विपरीत दिशा में या मैं कहूं एंटी क्लॉकवाइज घूर्णित करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्मॉल एल, और या फिर इसे हम माइनस साइन से प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट के पहले आपको माइनस चिन्ह मिलेगा या फिर स्मॉल एल लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूर्णित करते हैं, इसलिए उन्हें हम लेवो रोटेटरी या वामावर्त ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। तो ऐसे में जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो जब आप फ्रक्टोज पढ़ोगे
तो फ्रक्टोज के पहले आपको माइनस चिन्ह मिलेगा या फिर स्मॉल एल लिखा हुआ मिलेगा। तो स्मॉल एल और माइनस चिन्ह ये दोनों बात एक ही है, ये शो करते हैं कि फ्रक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज घूर्णित करता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर लो कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या होते हैं। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक वे यौगिक होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं, चाहे वो घूर्णित करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चाहे वो घूर्णित करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का एक गुण वो होता है कि ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो कि ये प्रकाशिक सक्रियता का गुण कार्बोहाइड्रेट में कहां से आता है। तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो हैं इन यौगिकों की खास बात यह है कि इन यौगिकों के अंदर कायरल कार्बन पाया जाता है। कायरल कार्बन या इसे आप बोल दो किरेल कार्बन, या आप इसे कह सकते हो असममित कार्बन। तो कायरल कार्बन कह दो, चाहे किरेल कार्बन कह दो, चाहे असममित कार्बन कह दो, तीनों बात एक ही है। तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो हैं उनकी खास बात यह है कि इन यौगिकों के अंदर कायरल कार्बन या किरेल कार्बन या असममित कार्बन पाया जाता है। अब आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन क्या होता है। तो आपको पता है कोई भी कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती हैं, 4 संयोजकताएं होती हैं। यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग परमाणु या फिर अलग अलग समूह से पूरी होती हों तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, मैंने एक वैलेंसी ए से कंप्लीट की, एक बी से, एक सी से और एक डी से कंप्लीट की। ऐसे में इस कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप या एटम से कंप्लीट हो रही हैं। ऐसे में ये जो कार्बन है इसे हम कायरल कार्बन कहेंगे और इसे हम स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों की खास बात यह होती है कि इन यौगिकों के अंदर कायरल कार्बन या मैं कहूं किरेल कार्बन या असममित कार्बन या फिर हम कायरल सेंटर भी कह सकते हैं। तो ये कायरल कार्बन होता है जिसे हम स्टार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं ऐसे किसी यौगिक का जो प्रकाशिक सक्रिय है जिसमें कायरल कार्बन है, तो उसकी हम बात करते हैं, वो है आपका लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की हम बात करें तो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3 CHOH COOH। यह आपका है लैक्टिक अम्ल। आईयूपीएसी नेम इसका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसमें आप ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2 जो है वो आपका कायरल कार्बन है, असममित कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अलग अलग परमाणु और समूह से पूरी हो रही हैं। आप ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे ये जो कार्बन है सेकंड नंबर कार्बन मैंने यहां पे शो किया है। इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट हो रही है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से COOH, एक वैलेंसी पूरी हो रही है हाइड्रोजन से येलो H, एक वैलेंसी कंप्लीट हो रही है OH ग्रुप से OH और एक मिथाइल समूह से पूरी हो रही है तो येलो CH3। तो ये जो कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन है। ध्यान से देखो, इस कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप और एटम से कंप्लीट हो रही हैं। हाइड्रोजन एटम है और 3 डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ऐसे में ये कार्बन कायरल कार्बन या कायरल सेंटर या मैं कह सकता हूं इसे ये असममित कार्बन है। तो इसका मतलब ये जो लैक्टिक अम्ल है वो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है और ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करता है, घूर्णित करता है। ऐसे में आप ये भी कह सकते हो कि क्या सर ये कार्बोहाइड्रेट है, तो नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हालांकि ये प्रकाशिक सक्रिय तो है, ये कार्बोहाइड्रेट की पहली टर्म को तो पूरी कर रहा है, इसका
मैंने कल वीडियो में आपको बताया भी था कि इसका जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन का फॉर्मूला है, आप यदि इसे हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में लिखना चाहो तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, CxH2O का होल Y होता है। आपको लैक्टिक अम्ल को हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में हम लिखना चाहें तो x की जगह पुट करना है 3 और y की जगह पुट करना है 3। ये कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को भी फॉलो कर रहा है, प्रकाशिक सक्रिय भी है, लेकिन आगे की 2 टर्म हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, इनको ये पूरी नहीं कर रहा, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हालांकि ये प्रकाशिक सक्रिय जरूर है, क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करता है, क्योंकि इसके अंदर कायरल कार्बन होता है। तो नेक्स्ट हम दूसरी टर्म की चर्चा करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए पहली अनिवार्य शर्त ये क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। दूसरी बात सेकंड है पॉलीहाइड्रोक्सी, दूसरी टर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी। देखो, जब आप अल्कोहल पढ़ोगे, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे OH समूह की संख्या के आधार पे, आपको पता है कि OH समूह पूर्व लगन के रूप में इसे हम हाइड्रोक्सी भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH3OH, इसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, CH2OH, CH2OH, इसे हम एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं, और एक कंपाउंड और ले रहा हूं मैं CH2OH, CHOH, CH2OH। ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, आपके सामने 3 कंपाउंड है। जब आप अल्कोहल पढ़ोगे तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि OH समूह की संख्या के आधार पे जो अल्कोहल है उनको हम क्लासिफाइड करते हैं। ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 1 होती है उन्हें हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं उनको? हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और जिनमें OH समूह की संख्या 2 होती है उन्हें हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक। उन्हें हम क्या कहते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और जिनमें OH समूह की संख्या क्या होती है? 3 होती है, उन्हें हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक। और ऐसे कंपाउंड जिनमें OH समूह की संख्या 3 से ज्यादा होती है, मोर देन 3, 3 से ज्यादा, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं उनको? हमें पॉलीहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रोक्सी। तो खास बात यह है, कार्बोहाइड्रेट पहली कंडीशन तो वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं, दूसरी कंडीशन वो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिनमें OH समूह की संख्या 3 से क्या होती है? ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लेके, तो ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करें तो ग्लूकोज का आपका पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। आप इसकी स्ट्रक्चर आगे पढ़ोगे, फिलहाल आपको सिर्फ जो चीज मैं समझा रहा हूं उसी पे फोकस करना है। इसमें कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन 1 जो है इस पे एल्डिहाइड समूह होता है। कार्बन 2 HOH 2 डिग्री अल्कोहल समूह। कार्बन 3 भी 2 डिग्री अल्कोहल समूह होता है, लेकिन इस पर OH समूह का जो कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, वो उल्टा होता है कार्बन 2 के जस्ट अपोजिट। कार्बन 4 का और कार्बन 2 का और कार्बन 5 का OH समूह का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। आप ध्यान से देखो, ये है आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये। जिसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन है। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 12 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से देखोगे, इसमें आपको OH समूह की संख्या 1 2 3 4 एंड 5, मतलब इसमें OH समूह की संख्या 3 से ज्यादा है। कितनी है? 5। ऐसे में हम ग्लूकोज के लिए कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो कैसा है? पॉलीहाइड्रोक्सी है।
तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो प्रकाशिक सक्रिय भी है। क्यों है प्रकाशिक सक्रिय? आप ध्यान से देखो, ग्लूकोज में कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5, ये कार्बन कायरल कार्बन है। और मैंने आपको बताया था कि जिन कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है वे कार्बन प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, वे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं। क्योंकि ग्लूकोज जो है उसके अंदर कार्बन 2, 3, 4 और 5, ये चारों कार्बन जो हैं वो कायरल कार्बन है। क्योंकि आप सभी देखना, इस कार्बन की भी चारों संयोजकताएं जो हैं 4 अलग अलग परमाणु और समूह से पूरी हो रही हैं। कार्बन 3 के साथ भी ऐसा ही है, कार्बन 4 के साथ भी ऐसा ही है और कार्बन 5 के साथ भी ऐसा ही है। इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन हैं, 4 कायरल सेंटर हैं, इसलिए ये प्रकाशिक सक्रिय है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करता है? घूर्णित करता है। तो इस तरह ग्लूकोज जो है वो प्रकाशिक सक्रिय भी है और पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, क्योंकि इसमें OH समूह की संख्या जो है वो 5 से क्या है? ज्यादा, 3 से क्या है? ज्यादा है। मतलब टोटल कितने OH समूह है इसके अंदर? 5। नेक्स्ट तीसरी बात हम कर रहे हैं वो है कार्बोनिल यौगिक। मतलब पहली कंडीशन प्रकाशिक सक्रिय होने चाहिए, दूसरी कंडीशन पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए, तीसरी बात कार्बोनिल यौगिक होने चाहिए। कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या है आपको पता ही है। तीसरी कंडीशन हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पे ध्यान से देखो। तीसरी कंडीशन जो है वो है कार्बोनिल यौगिक। आपको पता है कि कार्बोनिल यौगिक जो है केवल 2 ही होते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। कार्बोनिल समूह होता है C डबल बॉन्ड O। कार्बन की 2 वैलेंसी जो है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट हैं, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीट हो चुकी हैं। इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल समूह। और जिन यौगिकों में ये समूह पाया जाता है उन यौगिकों को हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। केवल 2 ही प्रकार के हैं कार्बोनिल यौगिक। यदि ये दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएं या ये दोनों वैलेंसी में एक हाइड्रोजन से और एक एल्काइल समूह से पूरी हो जाएं या फिर एराइल समूह से पूरी हो जाए, तो ऐसे में जो कंपाउंड बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं एल्डिहाइड। और कार्बोनिल समूह की यदि दोनों फ्री वैलेंसी दोनों ही एल्काइल समूह से या फिर एक एल्काइल एक एराइल समूह से या दोनों ही एराइल समूह से कंप्लीट हो जाएं तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल यौगिक हैं। तो तीसरी कंडीशन कि कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक होंगे जो प्रकाशिक सक्रिय होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, साथ ही उनमें कार्बोनिल यौगिक, मतलब या तो वे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह को रखेंगे या फिर उनके अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? कीटोन। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बन 1 है उस कार्बन 1 के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, इसमें कार्बन 1 के ऊपर जो है एल्डिहाइड समूह है, कार्बन 2 सेकेंडरी अल्कोहल है H, कार्बन 3 OH, H, कार्बन 4 OH, H, कार्बन 5 H, OH एंड कार्बन 6 CH2OH। तो ग्लूकोज की ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो कार्बन 1 है इस पर कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह। इसका मतलब ग्लूकोज जो है वो तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। प्रकाशिक सक्रिय भी है क्योंकि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करता है, और कारण क्योंकि इनके अंदर कार्बन 2, 3, 4 और 5 कायरल कार्बन होते हैं। दूसरी कंडीशन ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, OH समूह की संख्या 3 से ज्यादा है, 5 OH समूह हैं। इसके अलावा कार्बोनिल यौगिक भी है क्योंकि इसके अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह मौजूद है? एल्डिहाइड। ऐसे में ग्लूकोज जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज जो है उसके अंदर कीटोन समूह होता है, वो कार्बन 2 पे होता है, जिसकी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इसको ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा 2 पॉइंट मैंने आपको नीचे एक बात और लिखी है उसको भी देख लो कि या तो वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक हों जो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक हों अथवा जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हों, वो भी क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो है क्या ये कार्बोहाइड्रेट है?
बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब सुक्रोज का आप जल अपघटन करते हो तो आपको 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलती हैं, क्योंकि सुक्रोज जो है वो एक डाइसेकेराइड है। मिलेगा C6H12O6 और C6H12O6। ये आपका है सुक्रोज जो एक डाइसेकेराइड है। अभी आपको बताएंगे कि क्या होते हैं डाइसेकेराइड आगे। डाइसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं वो भी आपको क्लियर करेंगे। ये पहली यूनिट मिलती है आपको ग्लूकोज की और दूसरी यूनिट मिलती है फ्रक्टोज की। तो यहां पे मैंने ये लाइन लिखी है कि ऐसे यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हैं। तो देखो सुक्रोज जो है वो जल अपघटित होकर ग्लूकोज दे रहा है, फ्रक्टोज दे रहा है। अभी अभी मैंने क्लियर किया है कि जो ग्लूकोज है वो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक है, प्रकाशिक सक्रिय है। तो ऐसे में इसके जल अपघटन से, सुक्रोज के जल अपघटन से आपको पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक मिल रहा है। कौन? ग्लूकोज। तो इसका मतलब सुक्रोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये चीज, ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए, कार्बोनिल यौगिक मतलब या तो उनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होना चाहिए या फिर उनमें कीटोन क्रियात्मक समूह होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। एक बात और, कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेकेराइड जो है वो एक लैटिन वर्ड है सेकेरोन। लैटिन वर्ड क्या है? सेकेरोन। एक लैटिन वर्ड है सेकेरोन जिसका मतलब होती है शर्करा। शर्करा आपको पता है मीठी होती है। ठीक है, तो शर्करा से जो ये सेकेरोन जो वर्ड है लैटिन भाषा का है और वहीं से वो वर्ड डिराइव किया गया है जिसका नाम है सेकेराइड। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो पादपों के अंदर स्टार्च के रूप में संचित होता है और जंतुओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही पॉलीसेकेराइड हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे जब कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना याद रखना है, आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का संचय जो है वो पादपों में किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में, एंड एनिमल्स में इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। थैंक्स।